ये एक ऐतिहासिक तारीख है क्योंकि ये वो पहला दिन था जब पृथ्वी से किसी रॉकेट ने पहली उड़ान भरी थी। यानी कि इस तारीख को पहले रॉकेट को पृथ्वी से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। तब से अब तक हजारों ही रॉकेट्स को लॉन्च किया जा चुका है और जिनकी बदौलत कई हजारों स्पेस मिशंस को अंजाम भी दिया गया, जिनसे हम स्पेस यानी अंतरिक्ष से जुड़ी कई मिस्ट्रीज का भी पता लगा पाए और कई मिस्ट्रीज को सुलझा भी पाए। लेकिन कंटिन्यूसली हो रहे इन रॉकेट लॉन्चेस से एक नई बड़ी समस्या पैदा होने लगी है, जो है स्पेस डेब्रिस की। इस स्पेस डेब्रिस से मतलब है स्पेस में हमारे द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट रॉकेट्स के छोटे बड़े हिस्से, जो आज किसी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, बल्कि जो एक काफी तेज रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, जिसके कारण ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी के कारण नासा और कई अदर एजेंसीज इन्हें ट्रैक करने में लगी हैं। इसी स्पेस डेब्रिस के एक टुकड़े ने हाल ही में काफी बड़ी बहस को शुरू किया था, क्योंकि ये टुकड़ा 4 मार्च को चांद से टकरा गया है और जिसे स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी टक्कर से 1 महीना पहले ही खोज लिया था। इस स्पेस डेब्रिस के टुकड़े से जुड़ी सबसे अजीब बात तो ये है कि इसे चांद पर टकराने के लिए छोड़ा नहीं गया था और इसके ओरिजिन को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। सबसे पहले स्पेस ट्रैकर ने ये सोचा था कि ये स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा हो सकता है, जिसे 2015 में एक वेदर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस डेब्रिस के पाथ के केयरफुल एनालिसिस के बाद स्टार ट्रैकर के वेरियस ग्रुप्स ने ये कंफर्म किया कि ये रॉकेट चाइना के चैंगी 5T मिशन का बचा हुआ हिस्सा हो सकता है, जिसे 2014 में चाइना ने लॉन्च किया था, जिससे वो उन टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना चाहता था जिससे वो अपने मिशन से चांद से सैंपल्स को पृथ्वी पर ला पाए। इस मिशन में चाइना ने लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट को एक स्पेसक्राफ्ट के साथ लॉन्च किया था, जिसे चांद के चारों ओर घुमाकर चाइना ये देखना चाहता था कि वो एक रॉकेट को चांद पर भेजकर वापस उसे पृथ्वी पर ला पाने के काबिल हैं या नहीं। इस चैंगी 5T मिशन के फ्लाइट पाथ और इस नए ट्रैक किए गए ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री को देखकर वैज्ञानिक इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि ये स्पेस डेब्रिस का टुकड़ा लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट का ही है, जो तब से पृथ्वी के अराउंड एक इलोंगेटेड ऑर्बिट में था और जो अब किसी तरह से चांद पर पहुंच गया है। हालांकि जब इसके बारे में चाइना से बात की गई तो वो इस बात को लेकर साफ इनकार करने लगे कि ये स्पेस डेब्रिस का टुकड़ा किसी तरह से भी उनकी कंट्री के स्पेस प्रोग्राम से जुड़ा नहीं है। इस बारे में बात करते हुए वैंग वेनबिन, जो कि चाइनीज मिनिस्ट्री के फॉरेन अफेयर के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि चाइनीज मॉनिटरिंग के अनुसार चैंगी 5 मिशन की अपर स्टेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में सेफली एंटर करने के बाद पूरी तरह से बर्न हो गई थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि वांग अपने चाइनीज मिशंस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। वो जिस चैंगी 5 की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक अलग मिशन है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था और जो मिशन का टुकड़ा चांद से टकराया है वो चैंगी 5T1 मिशन का है। इस स्पेस डेब्रिस के ओरिजिन को और भी कंफ्यूजिंग बनाने का काम स्पेस फोर्स 18th स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रॉन ने किया, जो कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी पृथ्वी के पास मौजूद स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करती है। उन्होंने ये बताया कि चैंगी 5T1 मिशन का रॉकेट उसकी लॉन्च के 1 साल बाद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस आते हुए पूरी तरह से जल गया था। लेकिन उन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि एक फ्लाइट में लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अभी तक री एंटर नहीं हुआ और जो अपनी लॉन्च के बाद से पृथ्वी के ऑर्बिट में है। यही कुछ कारण है जिस वजह से इस स्पेस डेब्रिस के टुकड़े के ओरिजिन को लेकर इतनी कंफ्यूजन्स हैं। दरअसल बात ये है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करती है उनका मेन फोकस अक्सर उन टुकड़ों को ट्रैक करने में होता है जो कि पृथ्वी के काफी करीब हैं। इसके कारण उनका फोकस दूर के ऑब्जेक्ट पर नहीं होता।
स्पेस फोर्स 18th स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रॉन का कहना है कि चैंगी 5T1 मिशन का रॉकेट पृथ्वी से 22,000 मील दूर था, जिसके कारण इसे उन फोकस्ड ऑब्जेक्ट में नहीं रखा गया। इस समय वो अपने डेटाबेस में इस स्पेस डेब्रीज के ओरिजिन को खोजने में लगे हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हैं कि इसका ओरिजिन चाइना के चैंगी 5T1 मिशन से ही हुआ है। अगर ये सच में चाइना के ही मिशन का हिस्सा है तो चाइना को अपनी इस गलती को मान लेना चाहिए, क्योंकि उनके रॉकेट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली हैं। चांद पर गिरे इस रॉकेट के टुकड़े से किसी भी मिशन को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हमारी पृथ्वी पर होता है तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए चाइना को अपनी इन गलतियों को सुधारते हुए खुद भी सुधरना चाहिए। अपडेट नंबर 2। अब तक हम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को खोज चुके हैं, जिनका एक छोटा हिस्सा व्हाइट ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है। ये व्हाइट ड्वार्फ्स सितारों के सुपरनोवा होने के बाद पीछे बच चुकी कोर से बनते हैं, जिस वजह से ये धीरे धीरे ठंडे होते हुए गायब होते जाते हैं। इन व्हाइट ड्वार्फ से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या इनके हैबिटेबल जोन में एक ग्रह हो सकता है, और क्या उस ग्रह पर जीवन के रहने लायक कंडीशंस हो सकती हैं? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों को हाल ही में व्हाइट ड्वार्फ WD1054-226 को खोजने से मिला है, जिसके हैबिटेबल जोन में पहली बार किसी ग्रह को खोजा गया है। पर ये हैबिटेबल जोन आखिर है क्या? ये हैबिटेबल जोन, या कहे तो गोल्डीलॉक्स जोन, एक सितारे के आसपास का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर मौजूद एक ग्रह की सतह पर टेम्परेचर इस तरह का रहता है कि उसकी सतह पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर पाए। अगर बात करें एक व्हाइट ड्वार्फ के हैबिटेबल जोन की, तो ये एक सूर्य जैसे सितारे के मुकाबले इसके काफी ज्यादा करीब रहेगा, क्योंकि ये व्हाइट ड्वार्फ से एक एक्टिव सितारा नहीं होते, बल्कि ये इनके सुपरनोवा के बाद बची हीट को ही छोड़ते रहते हैं। और ये व्हाइट ड्वार्फ्स आकार में भी बहुत बड़े नहीं रहते, जिनका आकार अक्सर हमारी पृथ्वी के जितना ही रहता है। इस नए व्हाइट ड्वार्फ WD1054-226 की स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने चिली की ला सिला ऑब्जर्वेटरी में लगे न्यू टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप के अल्ट्रा कैम हाई स्पीड कैमरा का इस्तेमाल किया, जिस वजह से उन्होंने इस व्हाइट ड्वार्फ से आ रही रोशनी में कई डिप्स को भी ऑब्जर्व किया, जिस दौरान इस व्हाइट ड्वार्फ की रोशनी 65% तक कम हो रही थी, जिसके फ्यूचर ऑब्जर्वेशन से उन्हें ये पता चल पाया कि ऐसा वहां पर मौजूद किसी डस्ट के डेंस क्लाउड की वजह से हो रहा है, जो कि रेगुलरली इस सितारे का चक्कर लगा रहा है, और ये रेगुलर इंटरवल 25 घंटों का है। इस डस्ट क्लाउड की मौजूदगी वैज्ञानिकों के लिए काफी मिस्टीरियस थी, क्योंकि वहां पर उन्हें ऐसी कोई भी बॉडी देखने को नहीं मिली जो उस गैस के क्लाउड और उसमें मौजूद डेब्रीज को इस तरह से बांध पाए। तो इसे देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने ये सुझाव दिया कि इसके पीछे किसी प्लेनेट का हाथ हो सकता है, जिसे अभी हमारे द्वारा खोजा ना गया हो। इस स्टडी के लीड ऑथर जे फारीही का कहना है कि अगर यहाँ पर सच में एक ग्रह है, तो ये पहली बार होगा कि वैज्ञानिकों ने एक व्हाइट ड्वार्फ के हैबिटेबल जोन में एक ग्रह को खोजा है। वो कहते हैं कि हमने उस डस्टी रीजन में चांद के साइज की रेगुलर बॉडीज को खोज लिया है। उनकी रेगुलर पासिंग एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे हम फिलहाल के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इससे जुड़ी पॉसिबिलिटी यही है कि इसके ऊपर किसी बड़ी बॉडी जैसे किसी नियर बाय प्लैनेट का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर ये इन्फ्लुएंस ना होता तो फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से ये स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से गायब हो जाते और हम इसके इतने प्रिसाइज ऑर्बिट को देख ना पाते। किसी व्हाइट ड्वार्फ के हैबिटेबल जोन में प्लैनेट की पॉसिबिलिटी बेहद खास और अनएक्सपेक्टेड है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन करने के लिए हमें और एविडेंस की जरूरत होगी। हम इस प्लैनेट को अभी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसा कि अक्सर प्लैनेट्स की खोज में होता है। इसलिए इसकी मौजूदगी की कंफर्मेशन के लिए हमें कंप्यूटर मॉडल्स पर डिपेंड होना होगा।
या हो सकता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑपरेशनल होने के साथ ही हम इस प्लेनेट को और भी डिटेल के साथ देख पाएं। दोस्तों यही थी दोनों अपडेट्स। आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।